Carvin Tracom Limited furnishes the following particulars about their investment in shares of Rose Commodities Limited for the year 21-22. The balance of shares held on 1st April 21, 2,62,000 रुपीज उसका कॉस्ट है और 10,000 शेयर्स हमने एक्वायर किया है, 10 रुपीज ईच का एक शेयर है। परचेज 2,000 शेयर ऑन 1st July 22, 60,000 में हमने परचेज किया। Sold 500 shares on 1st August 2001 at 35 per share कम डिविडेंड। 17,500 में हमने 500 शेयर को बेचा, 35 रुपीज में बेचा है, कम डिविडेंड प्राइस है। ठीक है। Carvin Tracom Limited declared final dividend for the year 2021 on 1st September, 20% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। Received 1:5 bonus shares on 1st February 22, 1st February को बोनस शेयर भी मिला। Brokerage for each transaction is 2%. Find out the cost of shares held by Carvin Tracom Limited on 31st March 22। एक यहाँ पे सम का गड़बड़ है। कार्विन का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा, ये कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर होगा जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि रोज कमोडिटीज लिमिटेड। ठीक है, कार्विन ने तो इन्वेस्टमेंट किया, ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा जो अपने को मिलेगा। तो कंपनी का नाम यहाँ पे गलत लिखा है, लेकिन ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक में काउंट करेगा। तो अभी सबसे पहले अपने को क्या करना है कि अपने पास जो शेयर्स है, इसमें अपने पास ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस अपने पास है 10,000 शेयर, 262 का उसका कॉस्ट है। हमने 2,000 शेयर 1st जुलाई को खरीदा। ये 2,000 शेयर हमने परचेज किया 60,000 रुपये में। उसके बाद में हमने 500 शेयर बेचा 1st अगस्त को। ये हमने बेचा है फॉर 35 कम डिविडेंड। डिविडेंड मिला अपने को 1 सितंबर को। 20% का डिविडेंड मिल रहा है। और 1 फरवरी को बोनस मिला 1:5 के रेशियो में। इतने ट्रांजेक्शन से जो अपने को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अब जब भी ये रिकॉर्ड करते हैं तभी मेन अपने को सेल के टाइम पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्किंग नंबर 1, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सबसे पहले अपना जो सेल प्राइस है, ठीक है, वो अपना कम डिविडेंड सेल प्राइस है। 500 शेयर अपन बेच रहे हैं, उसके ऊपर 35 का प्राइस है कम डिविडेंड। तो टोटल कितना वैल्यू हो रहा है चेक करो जरा। 17,500।
17,500। अब कम डिविडेंड बोला तो इस पर डिविडेंड इंक्लूड है, तो अपन इसमें से डिविडेंड माइनस कर देंगे तो अपने को मिलेगा एक्स डिविडेंड, यानी कि एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। अब 500 शेयर है, हर एक का फेस वैल्यू 10 रुपया, और 20% डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करने वाला है। तो 500 शेयर इंटू 10 रुपया, 10 रुपया फेस वैल्यू, ये फर्स्ट टाइम में ही वो लोग ने दिया हुआ था 10 रुपीज। ठीक है, और उसके ऊपर 20% का डिविडेंड, तो कितना आएगा? वन 1,000। थाउजेंड 1,000। तो ये माइनस किया तो अपने को नेट कॉस्ट आएगा 16,500, ये आएगा एक्स डिविडेंड प्राइस, जिसको अपन बोलेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस। इसके सामने अपन कंपेयर करेंगे कॉस्ट कितना है, ये अपना एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, अपने को फाइंड करना है कि कॉस्ट कितना है। अब कॉस्ट फाइंड करने के लिए कॉस्ट फाइंड करने के लिए अपन अप्लाई करेंगे WSC। देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल को अपने पास 10,000 शेयर था, और उसका कॉस्ट था 2,62,000। 1 अगस्त को, सॉरी 1 जुलाई को हमने 2,000 शेयर खरीदा, और ये अपन खरीद रहे 60,000 में। तो टोटल अपने पास 12,000 शेयर हो गए, और अपना टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो 3,22,000 हो रहा है। ये 12,000 शेयर का टोटल प्राइस है। अपन 1 सितंबर को या 1 अगस्त को इस पे से 500 शेयर सेल कर रहे हैं, तो इसका प्रपोर्शनेट 500 शेयर का वैल्यू कितना, ये अपने को फाइंड करना है। 500 शेयर का कितना आएगा, चेक करो। 13,417। ठीक है, अब इसमें ना अकाउंटिंग तो को क्या बोलता है कि जब भी तुम लोग ये 60,000 में शेयर खरीदते हो, ठीक है, और उसके बाद में कंपनी से तुम लोग को डिविडेंड मिलता है करंट ईयर में 1 सितंबर को। ये हमने कंसल्टेशन में भी ये इसके पॉइंट को कवर किया था। तो जब भी अपने को शेयर मिलता है, सॉरी डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड को अपन या तो बोलेंगे कम डिविडेंड, सॉरी वो डिविडेंड को अपन बोलेंगे या तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड या तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है करंट ईयर में, तो ये डिविडेंड रहेगा लास्ट ईयर का। अगर डिविडेंड लास्ट ईयर का है और हमने शेयर खरीदा करंट ईयर में, तो ये केस में जो भी डिविडेंड मिलेगा वो अपने लिए क्या गिना जाएगा, प्री या पोस्ट? तुम लोग को क्वेश्चन समझ में क्या पूछ रहा हूँ? प्री। करंट ईयर में 1 सितंबर को अपने को डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो ये डिविडेंड रहेगा लास्ट ईयर का। तो अगर लास्ट ईयर अपने पास शेयर्स रहेगा तो अपन उसको लेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। लेकिन अगर अपने अब हमने शेयर खरीदा करंट ईयर में, तो वो डिविडेंड को बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शेयर है 1 जुलाई का, उसके ऊपर जो भी डिविडेंड मिलेगा वो गिना जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड मिलेगा वो अपने को इन्वेस्टमेंट से माइनस करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे 60,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं पकड़ेंगे, अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो पकड़ेंगे,
तो 60,000 रुपया अपना कॉस्ट है। देखिए 60,000 रुपया अपन नहीं पकड़ेगा, जितना डिविडेंड अपने को मिला है ये शेयर के ऊपर मिलेगा वो प्री इक्विशन डिविडेंड गिना जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से माइनस किया जाएगा। ठीक है। तो डिविडेंड कितना मिलेगा इसके ऊपर वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो 2,000 शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, उसके ऊपर 20% का डिविडेंड कितना आएगा चेक करो। 4,000। 4,000। तो ये जो 4,000 है अपन ये 60 में से माइनस करेंगे, तो अपना जो नेट कॉस्ट आएगा वो 56,000 आएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया 12,000। टोटल कॉस्ट हो गया 3,18,000। ठीक है। उस पे से अपन अभी सेल करें 500 शेयर, तो 500 शेयर का प्रोपोर्शनेट कितना ये अपने को फाइंड करना है। तो 500 शेयर का वैल्यू आएगा 500 × 3,18,000 डिवाइड बाय 12,000। 13,250 आ रहा है। ये समझा क्या क्या किया एवरीवन। हाँ सर। बाकी लोग समझ में आया क्या। हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके। चलो तो ये हो गया अपना सेल का ये अपना उसका जो कॉस्ट वाला पार्ट है वो। अभी सेकंड जो वर्किंग नोट अपन वहाँ पे बनाया था मैं वापस अपन बना लेता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सबसे पहले सेलिंग कम डिविडेंड सेलिंग प्राइस। हमने शेयर बेचा है 535 के रेट पे। यानी कि 17,500। इस पे से अपन डिविडेंड माइनस करेंगे तो 500 शेयर पे 10 का फेस वैल्यू और उसके ऊपर 20% का डिविडेंड। ₹1,000 का डिविडेंड। तो नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपना 16,500 एक्स डिविडेंड सेलिंग प्राइस। एक अपना रहेगा ब्रोकरेज भी पहले माइनस करना पड़ेगा, बाद में ये माइनस होगा। ब्रोकरेज अपने को दिया हुआ है। ब्रोकरेज सबने बोला है 2% है फॉर ईच ट्रांजेक्शन, परचेज एज वेल एज सेल दोनों के ऊपर है। तो 17,500 इंटू 2% यानी कि 350 का ब्रोकरेज आएगा। ब्रोकरेज माइनस करके अपने को मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है 17,150। उस पर से डिविडेंड माइनस करेंगे तो 16,150 से आएगा एक्स डिविडेंड प्राइस। एक्स डिविडेंड सेलिंग प्राइस ये अपना एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। और इसको अपन कंपेयर करेंगे विद कॉस्ट। अभी अपना कॉस्ट भी चेंज होगा क्योंकि परचेज प्राइस के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड नहीं किया हमने। तो 60,000 रुपये में हमने खरीदा है तो उस पर ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा। तो 60,000 इंटू 1.02। 1.02 क्या है समझ में आ रहा है क्या। 2% ब्रोकरेज ऐड कर लो। एवरीवन पता चल रहा है। हाँ हाँ सर।
तो 60,000 इंटू 1.02 57,200। 57,200 माइनस 4,000 यानी कि 57,200। ऑटोमेटिकली ये प्रोपोर्शनेट फॉर्मूले डाला था तो इसे खुद ही कैलकुलेट कर लिया। 13,300 ये आ रहा है और यहाँ पे 3,19,000 लेना पड़ेगा। 3,19,200 इंटू 500 डिवाइड बाई 12,000। तो ये अपना हो जाएगा 13,300 इसका कॉस्ट। ठीक है, तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 16 माइनस 13,300 यानी कि 2,850 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल। पता चला एवरीवन? यस सर। ओके, तो ये एक अपना वर्किंग हो गया प्रॉफिट और लॉस का। नेक्स्ट, जब ये डिविडेंड मिलेगा तभी अपने को क्या करना है उसका एक वर्किंग नोट बना के रखो। वर्किंग नोट नंबर 2, डिविडेंड रिसीव्ड। सबसे पहले जो डिविडेंड मिलेगा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो मिलेगा 10,000 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 500 शेयर हमने बेचा वो अपने को माइनस करके बाकी के शेयर का अपने को डिविडेंड रिसीव होगा। तो शॉर्टकट अप्लाई किया, मैं भी वैसे ही करता हूँ। तो ओपनिंग का 10,000 शेयर है, परचेज का 2,000 शेयर है, तो टोटल हो गया 12। और सोल्ड का 500 शेयर हमने बेच दिया, तो अपने पास अभी जितने शेयर्स बाकी रहे 11,500, उसके ऊपर अपने को डिविडेंड मिलेगा। तो 11,500 इंटू 10 रुपया फेस वैल्यू इंटू 20% का डिविडेंड, यानी कि 23,000 मिला। ये 23,000 में से हम लोग जो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के सामने एडजस्ट कर रहे हैं वो माइनस करेंगे। प्री एक्विजिशन डिविडेंड एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 4,000 रुपये का अपन एडजस्ट कर रहे हैं, तो जो बाकी का बैलेंस डिविडेंड है इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। ये पीएनएल में जाएगा। 23 माइनस 4 यानी कि 19,000 अपन पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ये क्या किया समझा क्या एवरीवन? इनडायरेक्टली ऐसे यस हुआ है सर। कि ये जो 500 माइनस हुआ है ना वो दोनों का ओपनिंग से माइनस हुआ है। ठीक है, तो दोनों को अगर ऐसे भी फाइंड करोगे तो भी चलेगा। ये ओपनिंग का नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, तो 10,000 माइनस 10,000 माइनस 500 सेल किया पीपो के हिसाब से, तो 9,500 शेयर बाकी रहा। वो 9,500 शेयर का जो डिविडेंड है, ठीक है, वो तुम ट्रांसफर करोगे पीएनएल में। तो इसके ऊपर डिविडेंड आएगा 9,500 इंटू 10 इंटू 20%। ये पोस्ट इक्वेशन काउंट होगा, यानी कि 19,000। जो परचेज वाला शेयर है इसका जो डिविडेंड आएगा वो आएगा 2,000 इंटू 10 इंटू 20%। ये जाएगा इन्वेस्टमेंट के सामने।
ठीक है, 4,000। जो टोटल डिविडेंड अपने को मिलेगा वो अपने को मिलेगा, ये दोनों का टोटल 9 + 4, यानी कि 23,000 का टोटल डिविडेंड रिसीव होगा। पता चला क्या? यस सर। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, जब भी हमने 500 शेयर बेचा ना, तो उसके ऊपर डिविडेंड अपने को मिला है क्या? जब 500 शेयर बेचा, उसका अपने को डिविडेंड मिला है क्या? नहीं। जरा सोच के देखो, उसका जो प्राइस है वो कौन से टाइप का था? कम डिविडेंड, एक्स सेलिंग प्राइस डिविडेंड? में आ गया वो, तो क्यूमुलेटिव कम हो गया। डिविडेंड प्राइस था, यानी कि हम लोग को 17,500 मिला, तो वो 17,500 में 1,000 रुपया डिविडेंड का था। तो अपने को कंपनी से डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन जो सामने वाला इन्वेस्टर है जिसको हमने शेयर बेचा, उससे हमने डिविडेंड का पैसा कलेक्ट किया ना। हाँ। ठीक है, तो वो जो डिविडेंड है वो डिविडेंड भी अपने को पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं पीएनएल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फीफो के लॉजिक के हिसाब से वो जो शेयर है वो ओपनिंग का पार्ट है, और अगर वो ओपनिंग का पार्ट है तो उसका डिविडेंड पोस्ट गिना जाएगा कि प्री गिना जाएगा? तो वो पोस्ट में काउंट होगा। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो 500 शेयर बेचा, फीफो के लॉजिक के हिसाब से ये 10,000 में से बेचा ना, तो 10,000 शेयर ये मेरे पास पहले से है, अब ये कब भी खरीदा ये सबने बताया नहीं है। तो एजम्पशन कि लास्ट ईयर भी अपने पास था, अगर ये लास्ट ईयर था और डिविडेंड भी लास्ट ईयर का है, तो ये शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो अपने लिए पोस्ट इक्वेशन है, वो अपन पीएनएल में ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर 500 शेयर वो 10,000 शेयर का पार्ट है, तो 500 शेयर का जो डिविडेंड मिला वो भी अपने लिए पोस्ट इक्वेशन में ही काउंट होगा। पता चल रहा है अभी क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सेल 500 शेयर पे 500 इंटू 10 इंटू 20%, यानी कि 1,000 रुपया मिला था। ये भी जाएगा पीएनएल में, पोस्ट इक्वेशन क्रेडिट टू पीएनएल। ठीक है, तो ये अपना वर्किंग हो गया। अब अपने को मिलेगा बोनस शेयर। ठीक है, तो बोनस शेयर अभी किस पे मिलेगा, कितना मिलेगा वो अपने को चेक करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, बोनस शेयर्स। सबसे पहले शेयर्स का बैलेंस कितना अपने पास है, बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स। तो 11,500 शेयर अपने पास है। कहाँ से आया? यहाँ पे हम लोग ट्रैक रख रहे हैं, 10,000 पहले से था, 2,000 हमने खरीदा, 12,000 होगा, 500 बेच दिया, तो 11,500 शेयर अपने पास है। तभी है ये अपने पास। तो शेयर हमने जो लास्ट बेचा था वो हमने कभी बेचा, किधर गया, अगस्त में बेचा। और जो बोनस शेयर मिल रहा है वो फरवरी में मिल रहा है। ठीक है, तो फरवरी में अपने पास जो नंबर ऑफ शेयर है, ये शेयर बेचने के बाद वो 11,500 है। बोनस इसके ऊपर मिलेगा। बोनस का जो रेशियो है वो 1:5 का है, यानी कि एक शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स। ठीक है, तो बोनस शेयर्स ये हो जाएगा 11,500 इंटू 1/5, यानी कि 2,300 बोनस शेयर मिलेगा। और ये बोनस शेयर जब भी अपन यहाँ पे अपडेट करेंगे,
बोनस शेयर्स 2300, इसका मैं कॉस्ट क्या गिनूं ये बताओ। जीरो। एल बोनस शेयर का कॉस्ट ऑलवेज जीरो गिना जाता है। तो अपने पास टोटल जो शेयर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 13,800, और कॉस्ट सेम रहेगा 3,05,900, यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑटोमेटिकली बोनस पे से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना फाइनली इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022, तभी ये अपना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट रहेगा। अपने पास 13,800 शेयर रहेगा जिसका वैल्यू रहेगा 3,05,900। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है यानी कि शॉर्ट टर्म है, तो ऐसे केस में ये आ गया 3,05,900। अगर ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है तो अपने को इसको कंपेयर करना पड़ेगा विद मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च। ठीक है, और विच एवर इज लोअर वो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो ये केस पे इसको कॉस्ट पे ही रखना पड़ेगा। अगर मार्केट प्राइस परमानेंटली डिक्लाइन हुआ तो अपने को उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट के टाइप के ऊपर डिपेंड है। सबने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। दूसरा ये कि उन्हें 31 मार्च का मार्केट प्राइस भी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इसका मार्केट प्राइस से कंपेयर करके विच एवर इज लोअर वगैरह कैसे फाइंड करें। तो यही अपना फाइनल वैल्यू आएगा ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, अब ये पूरा जो सॉल्यूशन मैंने बनाया ये तुम लोग का जैसे मॉडल में सॉल्यूशन दिया है वर्किंग नोट उसके हिसाब से बनाया है। अब इसका रियल में तो हम लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो भी मैं बता देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट और डिविडेंड। अब देखो अपने पास ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2021 का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10,000 शेयर है अपने पास। उसका जो कॉस्ट है वो है 2,62,000। ठीक है, ओपनिंग में डिविडेंड कुछ नहीं रहेगा। अब हम लोग 1 जुलाई को 2,000 शेयर परचेज कर रहे हैं। तो 1 जुलाई 2021 तो बैंक अकाउंट, हम लोग खरीद रहे हैं 2,000 शेयर, और उसका जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 60,000 प्लस 2% का ब्रोकरेज, यानी कि 61,200। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाएगा 1 अगस्त, जब ये अपन 500 शेयर बेच रहे हैं। तो 1 अगस्त 2021 हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है अपन वो लिखेंगे। जो अपन एक्चुअली सेल कर रहे हैं वो 17,500 में बेच रहे हैं, 350 का ब्रोकरेज माइनस किया तो 17,150, ये प्राइस अपने को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब ये 17,150 जो है इस पे शेयर के लिए 16,150 मिला है, और 1,000 रुपये मिला है डिविडेंड का। तो अपने को इसको स्प्लिट करना पड़ेगा कॉस्ट और डिविडेंड कॉलम में। तो पहले तो अपन 500 शेयर बेच रहे हैं जिसका जो नेट प्राइस है शेयर के लिए वो 16,150 का है, और 1,000 रुपया डिविडेंड है। ब्रोकरेज को अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये जब ये दोनों को ऐड करोगे
तो ये ऑटोमेटिकली 17,150 होगा, जो ब्रोकरेज माइनस करने के बाद का ही अमाउंट है। ये पता चला क्या किया मैंने? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अभी ये जब भी मैंने बेचा 16,150 से बेचा, तो 16,150 इसको मैं जब भी कॉस्ट से कंपेयर करूंगा 13,300, तो मुझे 2850 का प्रॉफिट हुआ। वो 2850 का प्रॉफिट मुझे पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट है टू साइड में आएगा, लॉस हुआ तो बाई साइड में आता है। तो टू पीएनएल अकाउंट 2850 का प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 1 अगस्त 2021, ये अपना सेल रिकॉर्ड हो गया है। सेल में मैंने डिविडेंड रिसीव कर लिया, जो शेयर का प्राइस है वो रिसीव किया, और वो सेल करने पे मुझे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अभी 1 सितंबर को कंपनी से डिविडेंड अपने को मिला, तो बाय बैंक अकाउंट जो डिविडेंड मिला वो कितना मिला, तो 23,000 का मिला। ठीक है, कंपनी से 1,000 रुपये का जो डिविडेंड मिला है, वो तो जब ये शेयर बेचा तो दूसरे इन्वेस्टर्स ने कलेक्ट किया है, कंपनी से कलेक्ट नहीं किया है। तो 1 सितंबर को अपने को जो डिविडेंड मिला वो 23,000 का मिला। 23,000 में 9,500 ओपनिंग के शेयर्स थे, जिसका डिविडेंड है 19,000। ये दोनों का पीएनएल में जाएगा, ये दोनों देखोगे डिविडेंड कॉलम में। डिविडेंड कॉलम में लिखा है, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन यहाँ पे काउंट होगा। और जो 4,000 का डिविडेंड मिला 2,000 शेयर पे, वो दोनों का प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, वो तुम्हारे कॉस्ट कॉलम में एडजस्ट होगा, यानी कि वहां पे आएगा 4,000 रुपये। ठीक है, तो जो प्री एक्विजिशन है वो दोनों को कॉस्ट में लिखना है, और जो पोस्ट एक्विजिशन है वो दोनों को डिविडेंड कॉलम में लिखना है। तो ये दोनों को डिविडेंड मिला। ठीक है, अब डिविडेंड रिसीव हो गया, उसके बाद में अपने को रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली 1 फरवरी का बोनस शेयर का एंट्री। तो तुम लोग यहाँ पे 1 फरवरी को बोनस शेयर रिसीव करोगे। तो टू बोनस शेयर, बैंक इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हम लोग उसके लिए कुछ अमाउंट पे नहीं करते। तो हम लोग को 2,300 बोनस शेयर मिल रहा है, जिसका कॉस्ट है 0, उस पर डिविडेंड ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब फाइनली तुम लोग ये अकाउंट को क्लोज करोगे, तो तुम लोग यहाँ पे डेबिट साइड का पहले टोटल ले लेते हो। ठीक है, ये डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 14,300। मैं अभी अकाउंट को क्लोज करता हूँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 14,300 माइनस 500, यानी कि 13,800 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है अभी 31 मार्च 2022 को। उसका कॉस्ट कितना है, तो 3,26,050 ये मेरा डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड है 20,150, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो 3,05,900 ये मेरा कॉस्ट आ गया। अब डिविडेंड कॉलम में क्रेडिट साइड हेवियर है, तो यहाँ पे जाएगा टू पीएनएल अकाउंट, 20,000 रुपया पीएनएल में ट्रांसफर होगा 31 मार्च 2022 को। ठीक है, अब ऊपर वाला वर्किंग नोट अगर देखोगे तुम लोग, तो पीएनएल में जो ट्रांसफर हो रहा है वो 19,000 प्लस 1,000, ये तुम लोग का 20,000 रुपया पीएनएल में जा रहा है। 4,000 का डिविडेंड जो है वो तुम लोग का कॉस्ट में एडजस्ट कर लिया। तुम लोग का जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बैलेंस आ रहा है वो 3,05,000 लेजर में भी तुम लोग को रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो नंबर ऑफ शेयर है वो 13,800 है, जो यहाँ पे लेजर में दिख रहा है। पता चला क्या एवरीवन, लेजर कैसे Yes, बनेगा? sir. Yes. Yes. यस सर। ओके, ओके ग्रेट। चलो, तो ये सम अपना हो गया। सर इसको जूम आउट करना है, स्क्रीनशॉट लेके।
हाँ सर डन। डन। ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 3. If Urban Electronics is selling for rupees 100 per share today and expect to sell rupees 110 in 1 year from now, what is the expected return if the dividend in 1 year from now is forecasted to be 5 rupees? तो ये दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है. एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का दो रिटर्न है यहाँ पे. एक 5 रुपए का डिविडेंड है और 10 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन है. तो टोटल रिटर्न है 15 रुपए का. इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का है. ठीक है. करंट मार्केट प्राइस 100 रुपया है. तो 100 रुपए पे 15 रुपए का रिटर्न है, यानी कि 15% रिटर्न यहाँ पे तुम लोग बोलोगे. ऐसे सब तो तुमने किया रहेगा ना पोर्टफोलियो में. हाँ किया है। ओके. चलो, क्वेश्चन नंबर 4. द डायरेक्टर ऑफ Ashtadurga Private Limited are planning to sell the company. For this purpose, they want you to put the value on equity share of the company using the method which a prospective purchaser might apply. यानी कि कौन सा मेथड अप्लाई करेगा ये अपने को भी पता नहीं है. तो अपने को जो जो मेथड पॉसिबल है वो सब मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है. The following information should be considered in valuing the share under each method, commenting briefly on each method adopted. तो उनको बैलेंस शीट दिया हुआ है. शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, रेवेन्यू रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, स्पेस सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन उसे है प्रोविजन फॉर टैक्स. असेट में है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये दोनों को रिजर्व से माइनस करके लिखना पड़ेगा, ये असेट में काउंट नहीं होगा. इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश इक्विवेलेंट. The profit or dividend record, the profit after tax and interest, but before dividend over last 5 years. 2018 से लेकर 2022 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लेकिन बिफोर डिविडेंड है. द एवरेज डिविडेंड हैज बीन 30,000 ग्रॉस फॉर लास्ट 10 years. लास्ट 10 साल में हर साल ऑन एन एवरेज 30,000 रुपए का डिविडेंड पे कर रहे हैं. The operating budget shows the estimated after-tax profit of the next year will be 85,000, and thereafter it is estimated that it will increase by 5% per annum over next 4 years. तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट रहेगा 85, करंट ईयर का भी प्रॉफिट 85, नेक्स्ट ईयर का भी 85 रहेगा, और ये 5% से ग्रो होगा आगे के 4 साल के लिए. In the lights of recent development in the field of financial reporting, the company is had its fixed asset valued by independent expert who has reported whose report disclosed the following values. Land and building का value है 6,10,000, plant and machinery है 288, motor vehicle है 1,02,000. A study of 3 public companies in the same market of Ashtadurga Private Limited shows the average dividend yield and price earning ratio over last 3 years. तो लास्ट 3 साल का सिमिलर कंपनीज का दिया हुआ है. डिविडेंड यील्ड कितना है और उसके सामने पी रेशियो कितना है. एवरेज भी दे दिया है, अपने को एवरेज ही चाहिए था. तो 17 का डिविडेंड यील्ड है और पी रेशियो 8.33. वैसे तीनों कंपनीज का दिया हुआ है. वन ऑफ द डायरेक्टर इज इंडिकेटेड दैट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाउ इज 17.5%, यानी कि डिस्काउंटेड फैक्टर. Estimated net cash flow of the company after taking into consideration the taxation and capital expenditure over next 5 years in order to achieve and as a result of the 5 years profit plan are as follows. तो आगे के 5 साल का कैश फ्लोज दिया हुआ है. प्रॉफिट ऊपर दिया था 85,000 का और वो 5% से ग्रो होने वाला था फॉर नेक्स्ट 4 years. ये लोग ने कैश फ्लो पे बता दिया आगे के 5 साल का कैश फ्लो कितना रहेगा. Another director is of the view that profitability be measured at 12.5% on tangible asset and 17.5% on intangible asset.
चलो तो अभी सबसे पहले जो जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं वो सभी मेथड अपने को अप्लाई करना है। तो अपने पास जो बेसिक जो मेथड्स अवेलेबल है उसमें से एक आता है एनए वैल्यू। ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। फेयर वैल्यू हमने सीखा है, वो अप्लाई हो सकता है क्योंकि एनए वैल्यू और यील्ड वैल्यू ये दोनों अपने पास अवेलेबल है। उसके अलावा कैश फ्लो पता है, तो जो वो लोग ने बोला है कैश फ्लो, वो आफ्टर कैपिटल स्पेंडिंग वगैरह बोला है, आफ्टर टैक्स आफ्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ये एफ सी एफ एफ है या एफ सी एफ ई है, तो अपन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मेथड्स पॉसिबल है वो सभी मेथड यहाँ पे अप्लाई करने को ट्राई करना है। ठीक है, तो पहले लेते हैं एनए वैल्यू मेथड। एनए वैल्यू में सबसे पहले असेट्स वन बाय वन लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का वैसे फाइल है दिया, लेकिन उसका रिवैल्यूड अमाउंट नीचे दिया है 610। प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूड है 288। मोटर व्हीकल का है 1,02,000। तो ये तीन का रिवैल्यूड अमाउंट लेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस असेट में नहीं आएगा। इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये जाएगा बुक वैल्यू पे, इसका फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं है। माइनस करेंगे लाइबिलिटी, उस पे ये जाएगा सिक्योर्ड लोन 1,50,000 का, क्रेडिटर्स 135 का, और प्रोविजन फॉर टैक्स 45 का। ठीक है, तो अपने को मिलेगा एनए। ये देखो, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड, मोटर व्हीकल रिवैल्यूड, स्टॉक, डेटर्स, कैश ये बैलेंस शीट वैल्यू, लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये अपने को मिला एनए। ये एनए में से अपने को माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट। सब में प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है, सिर्फ इक्विटी शेयर ही दिया है। ठीक है, तो अगर वो रहता तो अपन माइनस करते। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर, तो अपने को मिलेगा वैल्यू पर शेयर 48.15। ये अपना पहला मेथड एनए वाले मेथड हो गया। कुछ डाउट है एवरीवन? समझ में आया? नहीं सर, यस समझा। सर। ओके। अभी दूसरा मेथड है यील्ड वैल्यू। अब यील्ड वैल्यू में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो यील्ड मेथड में सबसे पहले अपन प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड निकालते हैं। फॉर्मूला आता है एफ एम पी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। ठीक है, तो एफ एम पी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपन फाइंड करते हैं, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। ये पहला स्टेप आता है। दूसरा स्टेप आता है एक्सपेक्टेड यील्ड। ठीक है, ये सब में दिया हुआ रहता है, यानी कि एनआरआर। और तीसरा आता है वैल्यू पर शेयर, जो आता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो अपने को ये मिलता है यील्ड। सॉरी, ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी था ना सर? हाँ वही है सेम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का ही है। तो अभी देखो, सबसे पहले एक्चुअल यील्ड वो लोग निकाल रहे हैं। एक्चुअल यील्ड यहाँ पे आ रहा है एवरेज। अच्छा, उन्होंने डिविडेंड यील्ड द्वारा अप्लाई किया। पी मल्टीपल प्रोजेक्टेड अर्निंग डिस्काउंटेड समरी। अच्छा, वो लोग ने ये अर्निंग यील्ड वो लोग ने फाइंड ही नहीं किया, डिविडेंड यील्ड ही फाइंड किया। जाने दो, ये अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर ये मेथड भी अगर अप्लाई करें तो कैसे होगा। सबसे पहले एफ एम पी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दोनों को दिया है करंट ईयर का 85,000। ठीक है, करंट ईयर का 85 है। इसमें से प्रेफरेंस का अगर कोई डिविडेंड पे करना है तो माइनस करने का, तो एफ एम पी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा। तो ये तो प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो ये एफ एम पी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख इंटू 100। कितना आएगा? 85 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 42.5%। उसके बाद में
17.5% ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग को रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड यील्ड है 17.5%। तो अपने को फाइंड करना है वैल्यू पर शेयर, तो ये हो जाएगा तुम लोग का 42.5 डिवाइड बाय 17.5 इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर यहाँ पे शेयर ऑफ 10 ईच है, फुल्ली पेड में काउंट होगा, तो पूरा का पूरा 10 रुपीज पेड अप वैल्यू। तो 42.5 डिवाइड बाय 17.5 इंटू 10, ये हो जाएगा 24.28। समझ में आया क्या ये मेथड एवरीवन? यस सर। ओके, आगे बढ़े ना, सभी को समझाना। हाँ सर। यस सर। हाँ, चलो अभी नेक्स्ट आएगा डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड के लिए कंपनी अभी जो डिविडेंड पे कर रहा है वो लास्ट 10 साल से 30,000 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है ऑन कैपिटल ऑफ 2 लाख। ठीक है, तो 30,000 ऑन 2 लाख यानी कितना परसेंट हुआ? तो 15% हुआ, 30,000 और 2 लाख। ठीक है, इंडस्ट्री का एवरेज डिविडेंड अपने को निकालना है। तो यहाँ पे दोनों का एवरेज डिविडेंड दिया हुआ था, 8.33 पहले कंपनी का है, 9.17 दूसरे कंपनी का है, और 10.17 तीसरे कंपनी का। तो तीनों का एवरेज निकाल लो, 8.33 प्लस 9.17 प्लस 10.17 डिवाइड बाय 3। सॉरी ये पीई है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पीई है। डिविडेंड का रेट है 17 पहले कंपनी का, 16.7 दूसरे कंपनी का, और 17 तीसरे कंपनी का। तो 17 प्लस 16.7 प्लस 17 डिवाइड बाय 3, 16.9 आ रहा है। हाँ सर। ओके, अभी लास्ट पार्ट, वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो हर किसी में सेम रहता है, तो यही होगा। तो वैल्यू पर शेयर होगा एक्चुअल डिविडेंड है 15, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 16.9 डिवाइड बाय सॉरी इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर 10। ठीक है, तो 15 16.9 इंटू 10 यानी कि 8.8 ये शेयर का वैल्यू आ रहा है इस पर डिविडेंड यील्ड। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। चलो अभी नेक्स्ट है पी मल्टीपल के बेसिस पे, यानी कि अर्निंग्स के बेसिस पे कितना ये प्राइस आता है। तो उन्हें प्रॉफिट उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेक्स्ट ईयर करेगा 85, और वो हर साल 5% से बढ़ेगा। तो ये 5% अपन बढ़ा रहे हैं। और वो लोग एवरेज कैसे निकाल रहे हैं? तो वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड ये जो प्रॉफिट्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वेट लेना कैसे है? तो वो दोनों को ध्यान में रखना है कि करंट ईयर का ज्यादा वेट आना चाहिए और आगे के ईयर का वेट कम होना चाहिए। तो इसके लिए 5 4 3 2 1 ये वेट लिया है। तो वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 90,884। क्या किया समझा एवरीवन? हाँ सर। ये ईयर उन्होंने गलत लिखा है, 2023 से 2028 आना चाहिए, 21 से 25 लिखा है। 22 करंट ईयर है ना, तो 23 से लेकर 28 का ईयर आना चाहिए यहाँ पे। तो दोनों मॉडल में करेक्ट कर लो। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे 20,000 शेयर से, तो अपने को मिलेगा ईपीएस। ठीक है, ईपीएस। और पीई, पी सब में दिया हुआ था क्या? अपन करंट ईयर का पीई निकाल सकते हैं, 85,000 डिवाइड बाय 20 ये अपना करंट ईपीएस आएगा। और पी अपने को ये एवरेज लेना पड़ेगा, इंडस्ट्री का एवरेज, 8.33 प्लस 9.17 प्लस 10.17 डिवाइड बाय 3, ये कितना आता है चेक करो। पी 9.22। 9.22, 9.22 इंटू अपना जो ईपीएस अभी मिला 4.54। ठीक है, तो वो अपने को देगा वैल्यू पर शेयर 41.87। 41.87। समझ में आया ना क्या किया? तो ये
पी मल्टीपल के बेसिस पे अपन शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं। अपन पहले कल के लेक्चर में हमने कवर किया था कि अर्निंग मल्टीपल में एक आता है प्राइस अर्निंग रेशियो का मल्टीपल, तो ये अपन पी मल्टीपल अपन यूज किया। क्लियर है एवरीवन? क्लियर। यस सर। ओके चलो, अभी नेक्स्ट है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमने वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पे हमने यूज किया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रोजेक्टेड जो अपना प्रॉफिट है उसका एवरेज लेंगे। तो हमने दो यहाँ पे एवरेज लिया है, एक लिया है सिंपल एवरेज और एक लिया वेटेड एवरेज। अपन भी फॉर द टाइम भी वेटेड एवरेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो वेटेड एवरेज यहाँ पे हमने फाइंड किया था, 90,884 आया था। ठीक है, और सिंपल एवरेज लिया तो सिंपल ये 85 प्लस 89 प्लस 93 प्लस 98 प्लस 103 डिवाइड बाय 5, तो वो आएगा सिंपल एवरेज। तो ये तो ना का सिंपल एवरेज और ये तो ना का वेटेड एवरेज। ठीक है, अब पी रेशियो अपने को पता है, पी रेशियो है अपना 9.22। ठीक है, 9.22। तो पी को अगर रिवर्स किया तो अपने को के मिलता है, के इक्वल टू 1/p। वो अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/9.22, तो ये अपने को देगा के ई। ये अपना के ई मिला 10.85। अब सिंपल क्या करेंगे, 93,936 डिवाइड बाय 10.85, तो अपने को मिलेगा वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। और इसको 20,000 शेयर से डिवाइड करोगे तो दोनों को मिलेगा वैल्यू पर शेयर। क्या क्या समझा क्या एवरीवन? यस सर, समझा। यस ये सर। फॉर्मूला दोनों को याद आया, के इक्वल टू 1/p। हमने वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पे कुछ सब में हमने यूज किया था। हाँ सर समझ। हाँ सर। अभी नेक्स्ट पार्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो उन्होंने कैश फ्लो दिया हुआ है आगे के 5 साल का। ये 1 लाख, 1 लाख 20, 140, 10,000, और ये 10,000 नहीं रहेगा, थिंक 1 लाख ही रहेगा, पता नहीं, देखते। और 150। ठीक है, तो ये अपना, नहीं 10,000 ही लिया उन्होंने। तो ये अपना कैश फ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ने सबने दिया हुआ है 17.5% का। वो 17.5% के हिसाब से अगर अपन डिस्काउंट करें तो अपने को मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो आ रहा है ये वाला वैल्यू। ठीक है, 85 से लेके 67,500 तक। अब वो लोग आगे का 27 के आगे का कुछ बता नहीं रहे कि आगे का कैश फ्लो कितना रहेगा। तो हम लोग इसका ग्रोथ एज्यूम करेंगे 0, और टर्मिनल वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। इस सब्जेक्ट का एजम्पशन वो लोग ने किया है पूरा। जीरो ग्रोथ एज्यूम करके वो लोग ने टर्मिनल वैल्यू फाइंड किया है। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यू कैसे आएगा, तो सबसे पहले 150, ये दोनों का 5वें साल का कैश फ्लो। 6th ईयर में ग्रोथ 0 है, तो कैश फ्लो हो जाएगा 150 प्लस 0% यानी कि 150। ठीक है, डिवाइड बाय के ई माइनस जी। के ई हमने फाइंड किया था 10.85 और जी है 0। ठीक है, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 10.85, तो वो दोनों को टर्मिनल वैल्यू देगा 13,82,488। और उसको दोनों प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे तो वो हो जाएगा 6,22,120। ठीक है, और ये सबका प्रेजेंट वैल्यू 9,53,020 डिवाइड बाय 20,000 शेयर करोगे तो 47.65। अब इस पर ये लोग ने वर्किंग ऐसे किया है कि डिस्काउंट फैक्टर 17.5% लिया जो सबने दिया हुआ था, 17.5। लेकिन एजम्पशन ये किया है कि जब ये अपन टर्मिनल वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो केई को बेस बना के फाइंड करेगा। एक्चुअली अपन क्या करते हैं, अगर केई से डिस्काउंट कर रहे हैं ना तो टर्मिनल वैल्यू में भी केई यूज करते हैं।
लेकिन अपन डिस्काउंटिंग के ही से नहीं कर रहे, वो 17.5 से कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये लोग को यहाँ पे 17.5 लेना चाहिए था, 10.85 नहीं लेना चाहिए था। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस। तो ये जो 10.85 लिया और जो डिस्काउंट किया 17.5, ये मिसमैच है। ठीक है, वो गलत हो रहा है। तो तुम लोग को जब ये सॉल्यूशन एग्जाम में तुम लोग बनाओगे, अब तुम लोग को तो ये सब कुछ याद रहने वाला है नहीं कि कौन से सब में क्या किया। तो तुम लोग अगर एग्जाम में ये टेक्निक यूज कर रहे हो, तो ग्रोथ जीरो लिया वो चलो वो एक्सेप्टेड है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड करने के टाइम पे जो डिस्काउंट फैक्टर तुमने यूज किया रहेगा 17.5, वो तुम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 150 डिवाइड बाई 17.5% आएगा। तो वो तुम लोग को वैल्यू यहाँ पे यूज करना है। समझा क्या? यस। समझा। ओके। ये फाइनल समरी जो जो मेथड्स पॉसिबल था वो मेथड के हिसाब से आंसर निकाला है। ठीक है। ऑब्वियसली इतना बड़ा सम एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई भी एक में थोड़ा तो पूछेंगे, सभी मेथड एक ही सब में पूछे गए ऐसा वो उतना सम का वेटेज ही नहीं है, यानी कि 7 मार्क का एक सम है, तो 7 मार्क के लिए इतना बड़ा सम एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। ये तो ना टाइम पास का सम है। क्वेश्चन नंबर 5, current forecast are JCB states to pay dividend of 3, 3.24 and 3.5 over next 3 years. At the end of 3 years, you anticipate to sell the stock at the market price of 94.48. यानी कि ये क्या हुआ, आज का प्राइस है टर्मिनल वैल्यू 94.48, ये आज का प्राइस है या टर्मिनल वैल्यू? टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू। क्यों एंटिसिपेट टू सेल? ठीक है, 3 साल के बाद। तो ये आज का नहीं है, 3 साल के बाद का है। तो टर्मिनल वैल्यू दिया है, 3 साल का डिविडेंड दिया है, तो उनको 12% के हिसाब से उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो आएगा वैल्यू पर शेयर। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। तो सबने टर्मिनल वैल्यू दे दिया था तो काम इजी होगा, जनरली वो अपने को फाइंड करना रहता। ये वाला सब अपना ये इसमें कवर हो चुका है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पे। देखो क्या बोल रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी कवर हो चुका है, फास्ट एक देख लेते हैं। Astavinac Limited is issued and paid a capital of 50,000 share of 10 each. The company declared dividend of 12.5 lakhs during last 5 years and expected to maintain the same level of dividend in future. डिविडेंड सेम है यानी कि ग्रोथ जीरो है, डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं है, सेम डिविडेंड एवरी ईयर वो लोग पे करने वाले। द कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ द कंपनी lying in the hands of directors and their family members. Average dividend yield of the company is 18%. तो सिंपल क्या करेंगे, 12.5 डिवाइड बाय 18%। ठीक है, तो ये दोनों का आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय 50,000 शेयर, तो दोनों को मिल जाएगा वैल्यू पर शेयर। तो 12,50,000 डिवाइड बाय 18% करो, कितना आ रहा है बताओ? 69.44। डिवाइड बाय 50,000 शेयर। 59,44,44। हाँ, उसको डिवाइड बाय 50,000 शेयर कर दो। 138.88। ये दोनों का वैल्यू पर शेयर आ गया। ठीक है, पहले डिविडेंड पर शेयर निकाल के उसको 18% से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, या तो पहले 18% से डिवाइड करो बाद में डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करो तो भी चलेगा, दोनों डिवाइड होना ही ये कंफर्म है। तो मैथमेटिकली आंसर तो वही आएगा। तो 138.89 ये शेयर, एक शेयर का वैल्यू आ रहा है। क्वेश्चन में एक पार्ट मिसिंग है, क्वेश्चन में ये पूछा था कि 3,000 शेयर तुम्हारे पास है तो उसका वैल्यू निकालो। तो इंटू 3,000 शेयर किया तो 4,16,000 ये फाइनल वैल्यू आ रहा है। ओके चलो एक काम करते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है सर ठीक है